नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। आज किसानों ने करनाल की अनाज मंडी में सुबह महापंचायत की और प्रशासन से बातचीत भी की, बेनतीजा रही। और इस समय जो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पर कि जो किसान हैं उनका प्रदर्शन बढ़ रहा है आगे। एक तरफ से वो कह रहे थे कि वो मिनी सेक्रेटेरिएट की ओर जाएंगे और उस तरफ बढ़ रहे हैं। किसान नेताओं को, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी ले गया है। ये फिलहाल किसान आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले प्रशासन से आपको बता दें, कल से ही कड़े इंतजाम किए हुए थे और 5 जिलों जो है करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, जींद, कैथल में इंटरनेट बंद था। धारा 144 सुबह से लगी हुई थी। इसके अलावा लाठी, डंडों और बालों पर प्रतिबंध था। किसानों की मांग रही कि जो करनाल का एसडीएम है उसको बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि वो एसडीएम का तबादला कर दिया गया था और जिस तरह से उनका जो बयान आया था उस पर आपत्ति जताते हुए ये वीडियो वायरल उनका हो गया था और उनका उसके बाद ट्रांसफर हो गया था। अब किसानों का कहना है कि उन पर मामला दर्ज हो और उनको बर्खास्त किया जाए। तो आज प्रशासन के बुलावे पर 11 सदस्यीय किसानों की कमेटी ने प्रशासन से बातचीत भी की। आपको बता दें, ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं, जो आगे बढ़ रहा है, किसानों का मार्च हो रहा है, इससे पहले किसानों की एक 11 सदस्यीय कमेटी ने प्रशासन से करीब 2 से 3 घंटे तक बातचीत भी की। अब वो बातचीत कहा जा रहा है कि वो बेनतीजा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नमस्ते चौक से हजारों की संख्या में किसान आगे बढ़ गए हैं। जो चंडीगढ़, जो जानते हैं करनाल, वो समझ पाएंगे इस स्थिति को। और सुन लेते हैं कि जब ये बातचीत हुई थी उसके बाद क्या कहा है राकेश टिकैत ने। फैसला जनता के बीच में होगा, हरियाणा सरकार को तैयार नहीं और हमारे सहयोगी शरद शर्मा यहाँ पर मौजूद है। नमस्ते चौक पर किसानों को रोका गया था, वहां हमारे सहयोगी शरद मौजूद थे, बता रहे वहां की स्थिति। मैं करनाल के नमस्ते चौक पर हूं। हजारों किसानों का काफिला जो करनाल अनाज मंडी से निकला था वो अब नमस्ते चौक पर आ गया है। पुलिस प्रशासन ने लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद जो हजारों किसान करनाल अनाज मंडी से निकले थे उनको यहीं रोक लिया है। इससे आगे जाने की इजाजत उनको नहीं दी गई है। ये देखिए, अभी भी मंडी से किसान आ ही रहे हैं। दरअसल किसानों और करनाल प्रशासन के बीच 3 दौर की बातचीत चली, लेकिन बात नहीं बन पाई। किसान चाहते थे कि जो करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने किसानों का सर फोड़ने की बात कही थी। लेकिन जो प्रशासन था उसने ये कहा कि आप ज़्यादा कहेंगे तो 1 महीने का समय दीजिए, हम जांच करवाते हैं, फिर पता चलेगा कि उनका वो दोषी हैं कि नहीं हैं। लेकिन किसान इस बात पर नहीं माने। नमस्ते चौक है ये, किसान भी हैं, यहाँ मीडिया भी है। असल में आज हुआ ये भी है कि पहले किसानों को महापंचायत करने की ही इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर पुलिस प्रशासन ने इजाज़त दी। उसके बाद ये कहा गया कि सचिवालय को घेरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा हुई, जिसके बाद प्रशासन ने बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन बातचीत नहीं बनी। उसके बाद आखिरकार जो किसान हैं वो मिनी सेक्रेटेरिएट यानी लघु सचिवालय को घेरने के लिए निकले हैं। करनाल यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसीलिए ये जो लड़ाई है या जो खींचतान चल रही है, ये करनाल प्रशासन बनाम किसान नहीं है, बल्कि खट्टर सरकार, हरियाणा सरकार बनाम किसान हो गई है। इस तारीख को हम कम तादाद में आए, हमारा काम था सिर्फ विरोध करना, और आज भी हम विरोध करना रहे हैं। वो अगर एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सेक्रेटरीट का घेराव करके बैठांगे, यहीं बैठांगे, 6 हफ्ते लग जाओ, 10 से 15 कितने दिन भी लग जाओ। तो यहाँ पर जो किसान है वो मांग वही करें कि एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी तरफ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली वहां पर मौजूद थे और कुछ देर पहले ही उन्होंने वहां पर मौजूद किसानों से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग क्यों आए थे आज यहाँ, क्या सुनने आए थे? आज हमारे पिछले दिनों किसान साथियों पे लाठीचार्ज किया था हरियाणा सरकार ने, उसका बदला लेने के लिए आए थे। हमारे किसान साथी शहीद हो गया था, तो शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए आए थे। लेकिन सरकार के जिस अधिकारी ने, एसडीएम ने
मतलब आदेश दिया कि भाई सिर फोड़ने चाहिए इन किसानों को, उस अधिकारी का सरकार ने प्रमोशन किया, हम उसकी डिमोशन चाहते हैं, उसमें 302 का मुकदमा दर्ज चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि सरकार, अभी जो हमें खबर आ रही है, हालांकि नेताओं ने बताया नहीं है, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि वहां सरकार के अफसर दफ्तर जाएं, घेरा जाए, जो प्लान पहले से था? हाँ, नहीं, पहले हमारा कोई प्लान नहीं था। हम तो चाहते हैं जो भी आईपीएस ऑफिसर ये कहता है किसानों का सर फोड़ के हमारे पास आना, हम उससे नफरत करते हैं। वो तालिबान हिटलर सरकार है, ऐसी सरकार का हम विरोध करते हैं। शांति प्रिय अगर किसानों में लाठियां बरसाएंगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें हमारे आने वाली पोता पोते को कुर्बानी देनी पड़े, मेरी मातृशक्ति बच्चा बच्चा इस कुर्बानी के अंदर हम अर्पित है। तो ये किसानों का रोष और गुस्सा हम समझ सकते हैं वो है, और लगातार हम वो तस्वीरें जिस तरह से जो किसान हैं, हम स्क्रीन पर वो विजुअल्स आपको दिखाना चाहेंगे, जो किसान हैं किस तरह से मार्च कर रहे हैं, शहर की तरफ वो मार्च कर रहे हैं। और ये वो तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, जो किसान हैं उनके जो शीर्ष नेता उनको हिरासत में लिया गया। बहरहाल ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनका कहना है कि ये लोग सेक्रेटेरिएट की तरफ जाएंगे। फिलहाल इनका कहना है कि ये शांतिपूर्ण मार्च रहेगा। तो आपको बता दें, आज संघ, जो आरएसएस संघ के किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने भी कल जंतर मंतर में 11 से 2 बजे तक किसानों का मुद्दे पर धरने का आह्वान किया है। उनका ये कहना है कि 500 जिलों में सांकेतिक धरना रहेगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया कि किसानों को सही मूल्य देने की मांग उन्होंने रखी है। जो निजीकरण हो रहा है उसके फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। तो इस समय हमारे साथ भारतीय किसान संघ के मंत्री बद्री नारायण जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बद्री नारायण जी जुड़ने के लिए, एनडीटीवी को समय देने के लिए। पहले तो मैं सर आपसे यही पूछ लूं, अगर आप देख रहे हैं कि जो करनाल से तस्वीरें आ रही हैं उन पर आप की क्या प्रतिक्रिया है? जो ये किसान अपनी बात सामने रख रहे हैं, प्रशासन से घंटों घंटों बातचीत कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं किसानों के करनाल में इस प्रदर्शन को? सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। किसानों की मांग यहाँ पर और किसी अधिकारी से गलती हुई है तो उस विषय को भी विचार करना चाहिए। किसान को आक्रोशित करने से और किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। किसान की सहानुभूति अर्जित करने से ही दोनों की समस्याओं के हल होंगे। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि किसानों एसडीएम पर जिस तरह से कार्रवाई कर दे और किसानों का रोष मोल नहीं लेना चाहिए। आपने भी जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसानों की बात कही, आपने कहा कि किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए, लाभकारी मूल्य की बात आपने कही है, यानी कि नहीं मिल रहा है। तो किसान नीति पर आपको क्यों किसानों के मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? हमने ये तीनों अध्यादेश आए थे 5 अगस्त 2020 को, तो हमने अगस्त के महीने में ही 2020 में ही सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत करी थी। 20,000 ग्राम समितियों से प्रस्ताव पारित करके भिजवाए थे और हमने इन तीनों कानूनों का 1.5 महीने तक अच्छी तरह अध्ययन एक्सपर्ट के साथ बैठ के करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इनमें आवश्यक संशोधन करने के बाद ये किसानों के लिए हितकर हैं, क्योंकि किसान को एक व्यवसाय और करने का उसमें मौका मिलता है। उसके पढ़े लिखे बेटे को और स्किल डेवलपमेंट के कोर्स के माध्यम से, सरकारी ऋण योजनाओं के माध्यम से और अनुदान के माध्यम से खेती के अलावा एक काम और करने का अवसर मिल जाने से उसकी आमदनी निश्चित रूप से तत्काल बढ़ती है। और हम तो ये भी चाहते हैं कि पहले की तरह, पहले 1450 वस्तुएं आरक्षित थी जिनके अंदर कोई भी करोड़पति यानी मीडियम मध्यम श्रेणी के और बड़ी श्रेणी के उद्योगपति पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ऐसे लघु उद्योग यानी कुटीर उद्योगों को आरक्षित किया जाए ताकि उनमें केवल और केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब किसान पुत्र और अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। जी जी, आपने ये बहुत अहम बात की है। आपने ये बहुत अहम बात की है। जी, इन तीनों जी, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी बद्री नारायण जी कि आपने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यापारी
अपने हिसाब से फसल खरीदते हैं। और यही तो किसान आंदोलनकारी कह रहे हैं। वो जो व्यापारी आ रहा है, बाहर का बड़ा कॉर्पोरेट कारोबारी उनका खरीदने आ रहा है, आप भी गरीब किसान की बात कर रहे हैं, तो आपके मन में भी वो गरीब किसान की चिंता है और इन किसानों के मन में भी वही गरीब किसान की चिंता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने जो 5 सुझाव मांगे थे उसमें यही थे कि किसान को और पैन कार्ड के आधार पर व्यापारी खरीदने आएगा, 3 दिन के उधार देंगे तो तमिलनाडु का व्यापारी दिल्ली में आके खरीदेगा तो उसको कहाँ ढूंढेंगे और कैसे वसूली की जाएगी। इसलिए स्पष्ट नहीं है। आप इसके लिए या तो कोई पोर्टल डाल दो जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हर व्यापारी का हो और उसको देख सकें, या फिर आप पेमेंट ऑन डिलीवरी कर दीजिए। वो पैन कार्ड होल्डर होगा ये हम देख लेंगे, नहीं होगा तो आप गाइडलाइंस जारी करिए। बिल्कुल, लेकिन हम एक चीज उधार दें उसके बाद उसको ढूंढते फिरें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं बद्रीनारायण जी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि एमएसपी पर आपने भुगतान जो है वो 6 महीने में होता है, सिर्फ 25% की खरीदारी होती है, 2 राज्यों में होता है। तो ये आपका सुझाव है और आपने कहा एमएसपी धोखा छलावा है, तो आप भी चिंतित हैं यानी एमएसपी को लेकर? ये मेरा आखिरी सवाल है, जो किसानों की भी यही मांग है। देखिए, हरित क्रांति के कारण और जब देश में अनाज की कमी को पूरी करने के लिए सरकार ने विचार किया तो हरियाणा और पंजाब उनको बहुत अच्छे उपजाऊ प्रदेश थे, जहां चावल और गेहूं की उत्पादन बढ़ाने के लिए और उनको प्रोत्साहन दिया। एमएसपी का प्रोत्साहन देने से वहाँ डाइवर्जन हुआ, मोनोक्रॉपिंग चालू हुई। अब स्थिति ये आ गई कि 3-3 साल का गोदाम में माल भरा पड़ा है, खराब हो रहा है। और उत्पादन बढ़ाने के ऊपर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सारे रिसर्चर्स, सारे कृषि विश्वविद्यालय, केवीके सब लगे हुए हैं। भारतीय किसान संघ चाहता है कि अब जरा उत्पादन बढ़ाने के बजाय किसान की आमदनी बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया जाए, बद्रीनारायण जी, लागत कम करने पर ध्यान दिया जाए। क्यों नहीं जुड़ जाते? अगर इन 2 मुद्दों, बद्रीनारायण जी, इन्हीं किसानों के साथ क्यों नहीं आके खड़े हो जाते तो सरकार सुनेगी? हम इनके साथ नैतिक रूप से पहले से जुड़े हुए थे जी। लेकिन 26 जनवरी के कार्यक्रम के बाद धीरे धीरे देश भर के किसान का मन यहाँ से दूर होने लगा, हटने लगा। हम कोई नेता लोग जुड़ने का विषय नहीं है, आम किसान क्या चाहता है ठीक है। आप जुड़े, आपने बहुत अहम बात कही कि सरकार को संवेदनशील और सहानुभूति दिखानी चाहिए किसानों पे, और जो एसडीएम पर कार्रवाई की मांगे, क्योंकि उस वीडियो से सभी लोग चिंतित हुए। इसलिए बद्रीनारायण जी जो संघ के हैं उनका भी यही सरकार को सुझाव है। बहरहाल मैं अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास जाऊंगी, करनाल में वो मौजूद हैं। बद्रीनारायण जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मोहम्मद गजाली के पास अगर मैं वो दृश्यों पे लगातार, गजाली इस समय क्या स्थिति है करनाल में? जो लगातार दृश्य आ रहे हैं, क्या आपको स्थिति दिख रही है वहां पर? जी देखिए, जो महापंचायत हुई है, महापंचायत के बीचों बीच सुबह से करीब 3 से 4 घंटे की मीटिंग भी की थी। जो किसान यूनियन के चेहरे हैं, बलबीर राजेवाल, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, ऐसे 11 से 13 लोगों ने प्रशासन के साथ 3-4 घंटे मीटिंग की। मीटिंग में प्रस्ताव ये सबसे पहला रखा गया कि एसडीएम आयुष सिन्हा पे कार्रवाई की जाए। प्रशासन इस मांग से पीछे हट गया, मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद यहाँ महापंचायत में आकर करीब 1 घंटे पहले बलबीर राजेवाल ने सभी लोगों से कहा कि हम जिला कार्यालय, जो मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, उसको घेरने चलते हैं। तो कुछ देर पहले ही यहाँ पर काफी भारी संख्या में लोग जिला मुख्यालय की तरफ गए हैं। आगे जाम भी लगा हुआ है। फिलहाल हम जो हैं वो चंडीगढ़ और दिल्ली के हाईवे पे खड़े हैं, करनाल में। इसी हाईवे के बारे में कल से चिंता प्रशासन जाहिर कर रहा था कि अगर किसान इस पे आ गए तो हाईवे ब्लॉक हो जाएगा, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकती हैं कि फिलहाल जो है दोनों तरफ ही ये हाईवे भी चल रहा है और इसी तरफ मेरे दाईं तरफ जो साइड लेन है वहाँ पर से किसान जो हैं वो ज़िला मुख्यालय की तरफ गए हुए हैं। अब ये देखना होगा कि इतनी भारी संख्या, खुद ज़िला प्रशासन के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्टें भी होती हैं, उनको अगर पता थी ये बात तो फिर उन्होंने इतना हेवी बंदोबस्त क्यों किया पुलिस का या जो अर्धसैनिक बल है उनका। इसके अलावा जो है अभी भी कहीं पर भी अनाज मंडी से लेकर ज़िला मुख्यालय जाने तक के बीच में कहीं पर भी पुलिस के साथ कोई ऐसी झड़प नहीं हुई है।
हालांकि बैरिकेड बहुत लगाए थे पुलिस ने, तो किसान इतनी संख्या में थे कि वो उसे कूद कर आगे बढ़ते रहे। एक जगह जब वो बैरिकेड कूद कर आगे बढ़ रहे थे तो उसके बाद से प्रशासन ने भी ये सोचा कि इनको ना ही रोकना बेहतर होगा। इनको इजाज़त दे दी गई या कहीं पे रोका नहीं गया। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से गए हैं और कुछ जो हैं वो ज़िला मुख्यालय के पास पहुँच चुके हैं। अब वो वहाँ कितने देर का घेराव करते हैं और क्या प्रशासन समक्ष है इनसे बातचीत करने में, क्योंकि अगर आईएएस ऑफिसर को आपको सस्पेंड करना है या उनके ऊपर कोई एफआईआर करनी है तो वो तो पुलिस का जुरिस्डिक्शन होता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आईएएस ऑफिसर के उस बयान के बाद सरकार की तरफ से उनका बचाव भी किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई बार बचाव की बात भी की है, लेकिन उनको इस जिले से हटाकर हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में जो पोस्ट किया गया है तो कहीं ना कहीं वो एक ये भी शो करता है कि सरकार उनको बचाना चाहती है। फिलहाल मामला ये है कि मुख्यमंत्री का करनाल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मुख्यमंत्री की वो क्या संदेश जो मुख्यमंत्री के लिए किसानों का इस तरह से प्रदर्शन राजनीतिक तौर पर क्या उनको नुकसान पहुंचा रहा है या उनको ये जो दृश्य है उनका कुछ फायदा ही मिलेगा उन्हें? जी देखिए, महापंचायतें यूपी में हो रही थी, हरियाणा में हो रही हैं और पंजाब में भी हो रही हैं। विधानसभा चुनाव सिर्फ यूपी और पंजाब में है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव नहीं है। इसके बावजूद इस साल नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कांग्रेस ने मूव किया था, तो सरकार उस पड़ाव को भी पार कर गई कामयाबी से। तो सरकार में तो ये कॉन्फिडेंस है कि वो मतलब सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन जिस तरह से हर जगह राजनेताओं का विरोध हो रहा है वो एक बहुत बड़े चिंता का सबब है सभी राजनेताओं के लिए, क्योंकि भाजपा और जजपा के जो नेता हैं जो सरकार में हैं, खुद मुख्यमंत्री का कई बार करनाल में विरोध हो चुका है, किसी भी भाजपा नेता को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ऑनलाइन मोड के थ्रू जो है वो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो एक चिंता का भी विषय है। और इस वजह से इस बार शायद, क्योंकि पहले हरियाणा पुलिस एक्शन लेने से पीछे नहीं हटती थी, लाठीचार्ज पहले भी हुए हैं, लेकिन आज के संख्या बल को देखते हुए शायद सरकार ने अपना रवैया भी नरम किया, बातचीत के लिए खुद उन्होंने बुलाया। और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव हरियाणा में होने बाकी हैं, उसकी डेट जो है आगे के आगे पोस्टपोन हो रही है, तो उसका असर उन पंचायत चुनाव पे भी पड़ने के आसार हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद गजाली इस तमाम जानकारी के लिए। और उम्मीद यही करते हैं कि किसान आंदोलन जो मार्च कर रहे हैं, सचिवालय तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल अहिंसक रहे, अहिंसा जनक बिल्कुल हिंसा ना हो, और इसी की उम्मीद हम लोग करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको ले चलेंगे नागपुर, क्योंकि यहां पर मंत्री ने कह दिया है कि तीसरी लहर कोरोना की आ गई। कोरोना को हमें भूलना नहीं चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो देश की बात में खबर महाराष्ट्र से। यहाँ के नागपुर में तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है। राज्य कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने यह बयान देकर हलचल बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में फिलहाल पुणे, अहमदनगर, मुंबई की तुलना में नागपुर जिला बेहद शांत है, लेकिन लगातार 2 दिनों में डबल डिजिट मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि फिलहाल पाबंदियों को बढ़ाने पर विचार नहीं है। क्या कोरोना की तीसरी लहर महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है? राज्य कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने नागपुर में तीसरी लहर की एंट्री की घोषणा की और संकेत दिए कि स्थानीय प्रशासन जल्द ही नागपुर में पाबंदियों का ऐलान कर सकता है। आज डबल के फिगर में हम आ गए हैं, इसका मतलब हमारे यहाँ थर्ड वेव का आगमन हो गया है। उसका मुकाबला करने के लिए हमारा प्रशासन सजग रहे और उस दृष्टिकोण से जल्दी डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग यहाँ पर ली जाएगी और कुछ निर्बंध लादने के बारे में हमारे निर्णय हुए हैं, लेकिन उस संबंध में हम जनता के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके इसका अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन कड़क निर्बंध हमको लगाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा और वो लगेंगे। दरअसल अन्य हिस्सों की तुलना में अगस्त में विदर्भ क्षेत्र में कोविड मामलों में तेज गिरावट देखी गई थी। अगस्त में सिंगल डिजिट मामले ही रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन बीते लगातार 2 दिनों से डबल डिजिट 11 मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। सोमवार का आंकड़ा देखें तो टॉप पर चल रहे पूरे पुणे सर्कल ने 1767 मामले, मुंबई सर्कल ने 728 मामले, नासिक सर्कल ने 953 मामले,
कोल्हापुर सर्कल ने 517 तो पूरे नागपुर सर्कल ने सबसे कम 14 मामले रिपोर्ट किए। नागपुर में सिंगल डिजिट मामलों के कारण 17 अगस्त से लगभग सारी पाबंदियां हटा ली गई थीं। अब डबल डिजिट मामलों ने सख्तियों की तलवार फिर लटकाई है। हालांकि राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि फिलहाल कहीं भी पाबंदी बढ़ाने पर विचार नहीं, पर बढ़ते आंकड़ों पर सरकार की नजर बनी हुई है। निर्बंध वाढवण्याच्या संदर्भात निर्बंध बढ़ाने को लेकर अब तक मुख्यमंत्री ने कोई विचार नहीं किया है। हम सभी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, कितने मामले बढ़ रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, और इसके साथ ही पहले और दूसरे लहर के अनुभव के अनुसार आगे का निर्णय मुख्यमंत्री के सलाह के साथ लिया जाएगा। महाराष्ट्र में दूसरी लहर की शुरुआत विदर्भ रीजन के अमरावती जिले से ही हुई थी। नागपुर सहित 11 जिलों वाले विदर्भ रीजन में डेल्टा प्लस के कुल 25 मामले हैं। रोजाना करीब 800 मामले रिपोर्ट करने वाले अहमदनगर और पुणे की तुलना में नागपुर बेहद शांत है, पर जरा सी बढ़त ने चिंता बढ़ाई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देश की बात में खबर मध्य प्रदेश से। यहाँ इन दिनों कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अशोकनगर में 10 साल की मासूम के साथ बलात्कार का आरोप है, तो वहीं खरगोन में हिरासत में लूट के आरोपी एक आदिवासी शख्स की मौत हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि मौत पुलिस प्रताड़ना से हुई है। नेमावीर नीमच के बाद आदिवासियों के प्रति बर्बरता की ये तीसरी घटना है। वहीं बालाघाट जिले में स्कूल जाते समय एक आदिवासी छात्र की हत्या की भी खबर है। ये 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। अशोकनगर जिले में 10 साल की नन्ही बच्ची के साथ उसके परिवार के ही 5 लोगों ने दुष्कर्म किया। ये शिकायत उसकी मां ने ही थाने में दी। कांग्रेस कह रही है एक आरोपी बीजेपी का बड़ा नेता है। महिला ने उसकी बच्ची की ओर से उनके 5 परिजनों के विरुद्ध अपराध दर्ज करवाया। 10 वर्षीय बच्ची है जिसमें पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगाई गई है। ये मध्य प्रदेश महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध में देश में नंबर 1 हो गया है, और मामा सिर्फ नाम के मामा हैं। अशोकनगर में एक बच्ची के साथ में परिवार के 5 लोग जघन्य कृत्य करते हैं और सरकार और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि जो इस अपराध में लिप्त हैं वो एक वरिष्ठ नेता के खास हैं। सरकार ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में सदन को बताया था कि 4 साल में राज्य में बलात्कार के 26,708 मामले दर्ज हुए, जिसमें गैंगरेप के बाद हत्या के 37 मामले थे। इसी दौरान नाबालिगों के अपहरण के 27,827 मामले दर्ज हुए। इन मामलों में 16,038 आरोपी थे, लेकिन 1,353 की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। खरगोन के बिस्टान में लूट के आरोपी की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। पथराव और तोड़फोड़ कर पुलिस की जीप को पलटा दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। दरअसल कुछ दिनों पहले लूट के 12 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। इन्हें कोर्ट में पेश कर 8 लोगों को जेल भेज दिया गया। आरोपी की रिमांड में रहते हुए एक शख्स को जेल भेजा गया, जहाँ देर रात उसकी तबीयत बिगड़ी। जिला अस्पताल लाने पर उसकी मौत हो गई, लेकिन परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जितने भी पुलिस के जवान थे उन्होंने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया, और हमारे 3 जवान भी माइनर इंजरी है उनको। 3 जवान को चोट आई है, बाकी स्थिति नियंत्रण है। ऐसे मामलों को लेकर कांग्रेस जन आक्रोश रैली पर निकली है। हालांकि सरकार इसे ढकोसला करार दे रही है। कोई नहीं आपको दबा सकता, कोई नहीं आपको भड़का सकता। यही आपका सबसे बड़ा अधिकार है, और आदिवासी समाज हमेशा सच्चाई का साथ। उमंग सिंगार ने मुंह चलाया था तो बंद करा दिया। शिवभान सिंह सोलंकी जी जब बनने को आए थे मुख्यमंत्री कांग्रेस ने, तब अर्जुन सिंह जी को बना दिया। बुआ जी जमुना देवी जी आई तो दिग्विजय सिंह जी आ गए। आदिवासी तो हल चलाता है। हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बचा के, हमारे वनों को बचा के अपने आप को आगे बढ़ाता है, और कांग्रेस के लोग जाके उनमें भ्रम फैलाते हैं। चलिए मंत्री जी, विपक्ष आरोप लगाएगा, लेकिन आपकी पुलिस क्या कर रही है? इन तस्वीरों में एक चोर दूसरा सिपाही नहीं, दोनों सिपाही हैं। एक सतना और एक पन्ना जिले की पुलिस है। चेन स्नैचिंग के आरोपियों को पन्ना पुलिस ने पकड़ा तो सतना पुलिस ने रोक लिया, ये जताने की श्रेय उनका है।
अनुसूचित जनजाति की सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा था। इस बार भी एक के बाद एक आदिवासियों पर हो रहे हमले से सरकार बैकफुट में है और शायद इसलिए उन्हें लुभाने के लिए अनुसूचित जनजाति की सीटों पर जो बैकलॉग है उन्हें जल्द से जल्द भरने की कवायद की जा रही है। तय किया गया है कि प्राइमरी स्कूलों में अनुसूचित जनजाति की बोलियों और भाषाओं को सिलेबस में शामिल किया जाए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने जबलपुर आने वाले हैं, जहां वो गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। देश की बात में एक बार फिर से करनाल चलते हैं। करनाल में किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले आपको बता दें, शहर में घुसने की कोशिश कर रहे किसानों को GT रोड पर रोका गया। ये तस्वीरें करनाल से सुनील हमारे सहयोगी ने भेजी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब सुरक्षा बंदोबस्त पर्याप्त थे और जो किसान आगे बढ़ रहे थे मार्च करते हुए, उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही थी और वाटर कैनन, पानी का वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ये तस्वीरें हम देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। प्रशासन ने तमाम एहतियाती इंतज़ाम यहाँ पर किए हुए हैं और किसान आगे बढ़ रहे थे, उनको रोकते हुए इस तरह के बंदोबस्त सरकार ने कदम उठाए हैं। और करनाल से इन तस्वीरों के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में कहा है कि अब सत्ता में आने पर वो दलित महापुरुषों की मूर्तियां नहीं लगवाएंगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास का काम करेंगी और ब्राह्मणों पर हुए जुल्म ज्यादती की जांच के उन्हें इंसाफ दिलाएंगी। सम्मेलन में ब्राह्मणों ने शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार किया, जय श्री राम के नारे लगे और मायावती को त्रिशूल भेंट किया गया। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों ने शंख बजाए, मंत्रोच्चार किए और मंच पे मायावती को त्रिशूल भेंट किया गया। मायावती की पिछली सरकारों में सवर्ण लोगों का एक तबका कहता था कि वो सिर्फ अपनी और अपने दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगाती हैं, काम नहीं करती। आज ब्राह्मणों की सभा में मायावती ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब वो मूर्तियां नहीं लगाएंगी, विकास करेंगी। जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। ब्राह्मणवाद से जंग का ऐलान कर बनी बीएसपी में 2007 में पहली बार मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी पेश की थी और नया नारा गढ़ा गया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। यूपी में 21% दलित, 11% ब्राह्मण और 19% मुस्लिम वोट है। मायावती इनके जोड़ से आगे बढ़ती रही हैं। उन्होंने 2007 में 90 ब्राह्मणों, 88 दलितों और 56 मुसलमानों को टिकट दिया था। 2012 में 74 ब्राह्मणों, 88 दलितों और 85 मुसलमानों को टिकट दिया था। लेकिन 2017 में ब्राह्मण उम्मीदवार कम हो गए। बीएसपी का मानना है कि ब्राह्मणों का एक वर्ग मौजूदा सरकार से नाखुश है, वो उनके असंतोष में अपने लिए जगह तलाश कर रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन के मंच से सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि 400 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, उनकी जाति पूछकर एनकाउंटर हो रहा है। मायावती उन्हें हिफाजत की गारंटी दे रही हैं। ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है, तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। मायावती ने मंच से दुआ की कि कोरोना या ऐसी दूसरी बीमारियों से मुल्क को निजात मिले।
उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन जिस तरह जिक्र किया उससे यही लगा कि शायद वो बिग बॉस फेम ब्राह्मण एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत पे हैरत का इजहार कर रही हैं। हालांकि अब तो वैसे भी किसी का कोई भरोसा नहीं कि अब कौन स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक दुनिया से चला जाए। जैसा कि अभी हाल ही में एक युवा व स्वास्थ्य के मामले में एकदम स्वस्थ फिल्म कलाकार का अचानक मौत के मुंह में चले जाना हमें देखने को मिला है। मायावती ने पहली बार जब दलितों और ब्राह्मणों को साथ लाने की बात कही तो लोगों ने कहा कि एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसका नतीजा वही होगा जो एसिड में मेटल को डालने के पे होता है। लेकिन 2007 के चुनाव में मायावती को उसका फायदा पहुंचा। देखना है कि 2022 में इसके नतीजे क्या निकलते हैं। लखनऊ में आलोक पांडे और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।